बेपनाह प्यार तुझसे एपिसोड 2। उसी बड़े से बंगले का दूसरा कमरा। उस कमरे में पहले से ही काफी चहल पहल थी। एक दो लड़कों के साथ ही कुछ आदमी औरत भी उस कमरे के अंदर ही खड़े थे और शायद आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर उस वक्त 4-5 लोग पहले ही उस कमरे के अंदर मौजूद थे और तभी ग्रे कलर का काफी स्टाइलिश और काफी महंगा दिखने वाला 3 पीस कोट सूट पहने हुए एक आदमी दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले हुए एकदम से उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब से खालीपन के भाव थे, लेकिन फिर भी इस वक्त चेहरे पर आते अपने बिखरे हुए बाल और उसके चेहरे की एकदम तीखी बनावट और तराशे हुए नैन नक्श के साथ दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था वह आदमी। उसके अंदर आते ही सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया और एक साथ 2-3 लोग उसकी तरफ आते हुए बोले, शुक्र है तू आ गया आदित्य, नहीं तो हमें लगा था कि बिना दूल्हे के बाराती बनकर ही बैठना पड़ेगा हम सबको यहाँ तेरी शादी पर। एक लड़के ने उसकी तरफ आते हुए बोला। उस लड़के की बात सुनकर कोट पहने वाले आदमी ने एक तीखी नजर उस पर डाली और उसके बिना कुछ बोले ही सामने से बोलता हुआ वह लड़का एकदम चुप हो गया। उस आदमी की चाल एकदम सधी हुई नहीं थी, उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा रौबदार थी कि उसके सामने बोलने से पहले वहां पर मौजूद सारे लोग 100 बार सोच रहे थे और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखकर हिम्मत कर रहे थे कि आखिर उनमें से पहले कोई कुछ बोले तो कौन बोले। आदित्य बेटा, आखिर इतना गुस्सा क्यों करता है तू? हम सब तो तेरे अपने हैं, तेरे भले के लिए ही तो बोल रहा था। विशाल, लगभग अधेड़ उम्र की एक औरत उस सूट वाले लड़के की तरफ आती हुई उसकी चापलूसी करती हुई बोली, अपना भला बुरा मैं खुद समझता हूं आंटी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आदित्य उसी तरह बिना किसी भाव के एकदम साफ लफ्जों में बोला, आदित्य, यह कौन सा तरीका है अपनी चाची से बात करने का? स्का, तुम्हारे भले ही तो बात कर रही है वह और तुम हो कि तुम्हारा एटीट्यूड, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। उन 4-5 लोगों में ही खड़े हुए एक आदमी आदित्य की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, लेकिन आदित्य ने उनकी बात सुनकर भी इस तरह से रिएक्ट किया जैसे कि उसने उनकी बात सुनी ही ना हो। और रवि नाम की आवाज लगाने लगा कमरे में चारों तरफ देखते हुए। तभी आदित्य की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर से एक शख्स दौड़ता भागता हुआ कमरे के अंदर आया। देखने में वह आदित्य से उम्र में कुछ बड़ा लग रहा था, लेकिन आदित्य फिर भी उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा था, इसलिए साफ पता चल रहा था कि वह उसके लिए काम करता है। उस आदमी ने भी फॉर्मल शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए थे, साथ ही उसके हाथ में एक मोबाइल और कुछ भी सामान भी था। यस सर, आपने बुलाया। आदित्य की 2 आवाज पर ही वह आदमी उसके सामने खड़ा होता हुआ एकदम गंभीर आवाज में बोला और हाथ में पकड़ा हुआ सामान उसने वहीं सोफे पर रख दिया। सारे इंतजाम हो गए हैं ना? और इन लोगों को क्या परेशानी है, देखो और दूर करो। सबकी परेशानियां मुझे, सबकी शिकायतें सुनने की आदत नहीं है। बोलते हुए आदित्य अपने बालों में हाथ फेरते हुए उस कमरे में सामने की दीवार पर लगे बड़े से ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा कि तभी उसके कदम कुछ लड़खड़ाए और वह गिरते गिरते बचा, या यह कहो कि रवि ने उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया। हमें कोई परेशानी नहीं है आदित्य बेटा, लेकिन तुम जरा अपनी हालत तो देखो, ऐसे कैसे जाओगे शादी के मंडप में? कम से कम आज के दिन तो शराब। उसी आदमी ने बोला जिसने कि थोड़ी देर पहले आदित्य से कुछ बोला था।
क्या हुआ है मेरी हालत को? ठीक तो है सब कुछ। जाइए आप लोग भी यहां से। से मैं रवि के साथ आ जाऊंगा। आदित्य संभल कर फिर से खड़ा होता हुआ बोला। सर आप ठीक हैं? आप इधर बैठ जाइए प्लीज। रवि एकदम सहूलियत से आदित्य की तरफ देखकर बोला, आई एम फाइन। मुझे छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो तुम। बोलते हुए आदित्य उंगलियां अपने सर के बालों में डालते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। सारे इंतजाम हो गए हैं सर, बस आप रेडी हो जाइए और फिर वरमाला की रस्म शुरू ही होने वाली है। रवि ने आदित्य की बात पर उसे बताते हुए कहा। आदित्य, मैं रुक जाऊं तेरे साथ, मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा बाहर। आदित्य की बात सुनकर एक लड़का बोल पड़ा, नहीं विशाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं। आदित्य ने तंज भरी एक मुस्कुराहट के साथ उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर बाकी सब लोग एक एक करके लाचारी से अपना सिर हिलाते हुए उस कमरे से बाहर निकल गए और फिर अंत में विशाल भी मन ही मन आदित्य को कोसते हुए वहां से बाहर निकल गया। चलिए सर, रस्म का टाइम हो रहा है। उन सभी के वहां से चले जाने के थोड़ी देर बाद ही रवि ने आदित्य से कहा। आदित्य ने हां में सर हिलाया और रवि के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। उस घर के बड़े से हॉल में, जिसे कि इस वक्त हर जगह और हर तरह से सजाकर आज की इस शादी के लिए बेहद खूबसूरत बनाया गया था, उसी हाल के एकदम ठीक बीच में वरमाला के लिए बनाए गए स्टेज पर आदित्य जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, वैसे ही उसे सामने से लाल जोड़े में ज्योति के साथ आती हुई सुनैना नजर आई। सुनैना के चेहरे पर घूंघट था, इसलिए आदित्य उसका चेहरा नहीं देख पाया और वह शायद देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ज्योति भी सुनैना को लेकर स्टेज तक आई और फिर स्टेज पर आदित्य के सामने सुनैना को खड़ा करके ज्योति उसके पीछे ही खड़ी हो गई। क्योंकि उसे सुनैना की हालत पता थी, इसलिए वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सुनैना अकेले में कोई भी गड़बड़ कर सकती थी और ठीक इसी वजह से आदित्य के साथ ही रवि भी खड़ा हुआ था उसके पीछे। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना सकते हैं। स्टेज के पास ही खड़े पंडित जी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो बाकी सारे मेहमानों का ध्यान पंडित की तरफ हो गया, शायद सिर्फ दूल्हा और दुल्हन को छोड़कर। एक लड़की थाल में 2 मालाएं लेकर स्टेज पर उनके पास ही खड़ी थी, लेकिन दूल्हा और दुल्हन तो इस तरह से बुत बनकर खड़े थे जैसे कि उन्हें पंडित की कही बात सुनाई ही ना दी हो। क्या है, यह लड़का भी नाक कटवाएगा हमारी? सुनाई नहीं दे रहा है क्या इसे? आदित्य के चाचा ने अपनी बीवी के कान में धीरे से कहा। आपकी नाक कौन सी उसके साथ इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है? सिर्फ सरनेम एक है। आप दोनों का बाकी सब में तो कितना पीछे छोड़ चुका है। आदित्य आप लोगों को। चाचा जी की बात सुनकर उनकी बीवी भी ताना मारने वाले अंदाज में बोली, भतीजे की शादी है, कोई गड़बड़ हुई तो नाक तो हमारी ही कटनी है ना, और तुम कोई तो मौका छोड़ दिया करो ताना मारने का। चाचा जी अपनी बीवी की बात पर किलसते हुए बोले और फिर अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़कर स्टेज पर चढ़ते हुए रवि के कान में बोले, बोलो इसे वरमाला डाले लड़की के गले में। सब लोग इस तरफ ही देख रहे हैं। जी मैं बोलता हूं, रवि ने आदित्य के चाचा की बात सुनकर कहा और फिर थोड़ा आगे बढ़कर आदित्य को थोड़ा सा हिलाते हुए उसके कान में बोला, सर आपको वरमाला उनके गले में डालनी है। हाँ ठीक। आदित्य थोड़ा सा चौंक कर बोला और फिर उसने जल्दी से वरमाला अपने सामने खड़ी सुनैना के गले में डाल दी। चलो सुनैना, अब तुम्हारी बारी, तुम भी डालो। ज्योति भाभी सुनैना के कान में धीरे से थोड़ा दांत पीसते हुए बोली।
और फिर बाकी सबकी तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई, क्योंकि सुनैना के शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। वह एकदम किसी बेजान मूर्ति की तरह सिर झुकाए स्टेज पर खड़ी थी। उसने अपने सामने खड़े आदमी यानी कि अपने होने वाले पति की तरफ नजर उठाकर एक बार भी नहीं देखा था। वह हिलडुल नहीं रही थी और ना ही कुछ भी बोल रही थी, पर हाँ, उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। लेकिन जो कुछ भी उसके मन में चल रहा था उस बारे में वह वहां पर किसी से भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि कोई नहीं था सुनने वाला। उसका मन कर रहा था कि चीख चीख कर अभी सबको बता देगी उसे ये शादी नहीं करनी। यह क्या, उसे तो अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जो उसके घर वाले जबरदस्ती उस पर थोप रहे हैं बिना उसकी मर्जी के। तो फिर सामने खड़ा शख्स कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। हाय, लगता है शर्मा रही है बच्ची। बोलते हुए सुनैना की सौतेली माँ भी स्टेज पर चढ़ी और सुनैना के हाथ में जबरदस्ती वरमाला पकड़ाकर ज्योति और उसकी माँ ने आदित्य के गले में डाल दी। आदित्य भले ही उस वक्त काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन उसे काफी कुछ समझ आ रहा था। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सब कुछ होने दिया। वरमाला के बाद फेरों की रस्म हुई और उसमें भी सुनैना का ठीक वैसा ही रवैया था। वह किसी रोबोट की तरह बिना किसी भाव के और बिना किसी की तरफ देखें बेमन से सारी रस्में निभाए जा रही थी। लेकिन अब सुनैना के साथ साथ आदित्य के भी कदम थोड़े डगमगा रहे थे और वहां पर मौजूद लोगों को दूल्हा और दुल्हन दोनों का ही बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। लेकिन आदित्य की वजह से सामने से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ज्यादा मेहमान तो नहीं थे यहाँ पर, कुल मिलाकर आदित्य और सुनैना के परिवार वाले और कुछ गिने चुने करीबी लोग ही थे। लेकिन बात करने का मौका वह लोग भी कहाँ ही छोड़ते हैं। आदित्य को अपने आगे पीछे से आती हुई काफी खुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर एक तरफ नजर डालता था उधर के सारे लोग एकदम चुप हो जाते थे और आदित्य वापस नजरें सामने की तरफ कर लेता था। खैर, जैसे तैसे शादी की रस्में खत्म हैं और फिर पंडित ने बोला, विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। यह सुनकर आदित्य अपने परिवार वालों से पहले सुनैना के परिवार वालों की तरफ बढ़ा, लेकिन सुनैना अपनी जगह से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी और उन दोनों का एक साथ गठबंधन हुआ था। इसलिए आदित्य भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुनैना बोली, आशीर्वाद वह भी इन लोगों का नहीं चाहिए मुझे। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड बेपनाह प्यार तुझसे।